देखो, नॉर्मली क्या होता है, जो किडनी फेलियर है ना, वो बहुत धीमे धीमे काम करता है, स्लो प्रोसेस है बहुत। नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि जब बॉडी में वाइटल्स वगैरह हिलना शुरू होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, यूरिया, ब्लड यूरिया, ये सब हिलना शुरू होते हैं किडनी फेलियर में, ये किडनी इन्फेक्शन में। लॉन्ग टर्म में ये बाकी के ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे आपको बाकी के ऑर्गन, हार्ट हो गया, सबसे ज़्यादा हार्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मितेंद्र सिंह है और मैं गुड़गांव में रहता हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ये वीडियो मेरी किडनी ट्रांसप्लांट जर्नी को लेके है और मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रीजंस क्या होते हैं जिससे किडनी फेलियर या किडनी इन्फेक्शन होता है। देखा जाए तो बहुत सारे रीजंस हैं जिससे किडनी फेलियर और किडनी इन्फेक्शन होता है, बट उनमें से कुछ जो खास हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा, जिन पे मुझे लगता है कि ध्यान दिया जा सकता है और हमें ध्यान देना भी चाहिए। तो मैं मोटा मोटा 2 या 3 पैरामीटर ऐसे बताता हूँ जिससे मेजर किडनी इन्फेक्शन होता है। मतलब पिछले 2 सालों में मैं जितने भी पेशेंट से मिला हूँ, उनमें से ज़्यादातर जो इन्फेक्टेड हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं। उनमें से सबसे पहले नंबर पे आता है बीपी। आप में से काफ़ी लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी और काफ़ी लोग मेडिसिन लेते हैं और काफ़ी लोग मेडिसिन नहीं भी लेते हैं। देखो, जो मेडिसिन लेते हैं और जो नहीं भी लेते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना तो बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा तो वो किडनी पे इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। ये जो किडनी और ब्लड प्रेशर है ना, दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। अगर मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो किडनी फेलियर हो सकता है और किडनी फेलियर की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। यार देखो, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा बॉडी के अंदर तो वो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट डालेगा ही। जब ब्लड का प्रेशर ही इतना ज़्यादा होगा तो वो किडनी को फाड़ देगा, किडनी पे इन्फेक्शन होगा, किडनी पे फटेगा। अगर किडनी एक बार गई तो ब्लड प्रेशर और डबल बढ़ेगा। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से उन्हें मेडिसिन लेनी चाहिए। वो मेडिसिन आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखेगी और आपको नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी बढ़ा सकते हो आप। अगर आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन है तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेडिसिन लो, आप मेंटेन कर लो। आप वॉक करने जाओ, आप तला हुआ छोड़ दो, या फिर दुनिया भर की चीज़ें होती हैं जो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप वो करो और मेडिसिन मत लो। पर ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। देखो, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और एक साथ ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा है, मेरे हिसाब से आपको टेस्ट कराने चाहिए। अगर किडनी ख़राब होती है, किडनी के ख़राब होने से भी जो ब्लड प्रेशर है वो एक साथ ही बढ़ता है। मतलब अगर मैं अपने केस में बताऊं तो मेरा ब्लड प्रेशर 150, 85, 80 की ये रहता था और मेरे को उससे कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता था जैसे वो मेरे लिए वरदान है। मैं एनर्जेटिक रहता था हर वक्त, मेरे को थकावट कम होती थी, मैं हमेशा एनर्जी फील करता था। मैं बाकी लोगों को अगर कंपैरिजन में देखूं, मैं मोटा हूं, मैं हेल्दी हूं, उसके बाद भी मेरे में हमेशा एक एनर्जी रहती थी, एक्टिव रहता था मैं हमेशा। और मेरे को कभी भी उससे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। जब प्रॉब्लम ही नहीं हुई तो मैंने मेडिसिन भी नहीं ली। फिर एक टाइम के बाद क्या हुआ कि जब मैंने नोट किया कि मेरा ब्लड प्रेशर एक साथ ही बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। वो कभी 210, कभी 230, वो ऐसे तक 230 तक जाना शुरू हो गया। और उस ब्लड प्रेशर के बढ़ने से मेरे को चेस्ट में इधर पेन होना शुरू हुआ। जब चेस्ट में पेन हुआ, जब मैंने बाकी के चेक कराया तो ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा आ रहा था। मैंने बीपी की मशीन घर पे रखी हुई थी, मैं नॉर्मल मॉनिटर करता था। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा आया और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें पता चली, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं मेजर आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ कि किन किन पॉइंट्स को हमें ध्यान देना होता है। तो पहला हो गया आपका ब्लड प्रेशर, आपको वो हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। सेकंड है बहुत बड़ा रीज़न, डायबिटीज़, शुगर, मधुमेह। यार जिन लोगों को मधुमेह है उन लोगों को अब तक तो पता होगा, आपके डॉक्टर्स भी आपको बताते रहते हैं और बाकी बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि वो धीमे धीमे आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स को खा जाती है। बहुत धीमे धीमे इम्पैक्ट डालती है, पर वो सारे ऑर्गन्स को धीमे धीमे खा जाती है। उन्हीं ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन किडनी भी है, वो धीमे धीमे आपकी किडनी पे भी इम्पैक्ट डालती है और किडनी फेलियर या किडनी इन्फेक्शन का होता है। मधुमेह को नॉर्मली तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है यार। मतलब अगर मैं अपनी डाइट में कुछ चेंजेस कर दूं, उसके बाद मीठा वगैरह थोड़ा छोड़ दूं, ये जो बाहर का जो चीनी वगैरह और ये जो बाकी के कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सब आते हैं, इन्हें छोड़ दूं, थोड़ा डाइट में कंट्रोल करने पे, थोड़ा वॉक करने पे मधुमेह को बड़े आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनको टाइप ए है, मैं टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ। उनको कंट्रोल किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ नॉर्मली आपकी हैबिट वाली होती है। मतलब आपकी ज़्यादा सिस्टम पे बैठने का, नींद ना पूरी करने का,
और बहुत सारी हैबिट्स की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, खाने पीने की हैबिट्स को लेके। इसको बड़े आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। आप उसको कंट्रोल करो, सब ठीक रहेगा यार। तीसरा जो मेजर रीजन आता है वो आता है मेडिसिन्स, ओवरडोज ऑफ मेडिसिन्स। हम लोगों को नॉर्मली आजकल क्या होता है, तो हल्का सा सिर दर्द हुआ, हम लोग डिस्प्रिन या फिर कोई भी सिर दर्द की गोली खा लेते हैं। मेरे को पता नहीं मेरे को दवाइयों के नाम लेने चाहिए कि नहीं, बट हम लोग सिर दर्द की गोली खा लेते हैं। अब एक बार अगर आपने गोली खा ली, समझ में आता है चलो ठीक है आपके सिर दर्द हो रहा था, आपने एक बार गोली खा ली। मैं कुछ लोगों को ऐसा जानता हूँ जो लोग मतलब हम लोग नॉर्मली अपनी औकात से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। हम लोग 12-12, 15-15, 18-18 घंटे रोज़ का काम कर रहे होते हैं, और उससे होता क्या है कि सिर दर्द होता है, बॉडी साथ छोड़ना शुरू कर देती है, तो हम मेडिसिन का सहारा लेते हैं। हम नॉर्मली मेडिसिन कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, और हमको लगता है कि वो मेडिसिन कंज्यूम करके हम हमारे साथ सही है यार। सिर दर्द हुआ, मेडिसिन खा ली, सिर दर्द ठीक हो गया, दोबारा काम करना शुरू कर दो। बॉडी एक हो रहा है, मेडिसिन खा ली, बॉडी एक ठीक हो गया, दोबारा काम करना शुरू कर दो। फीवर आ गया, एंटीबायोटिक खा ली, फीवर ठीक हो गया, दोबारा काम करना शुरू कर दो। तो ये जो रेगुलर मेडिसिन खाने की जो हैबिट है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को ओवरडोज देती है। जब वो ओवरडोज होती है तो वो किडनी पे इम्पैक्ट डालती है यार। ड्रेन तो आखिर किडनी को ही करना है ना, वो मेडिसिन जितनी भी हैं वो आपकी घूम फिर के ब्लड में जाके किडनी के थ्रू ही ड्रेन होंगी ना, तो वो किडनी पे बहुत गंदा इम्पैक्ट डालती है, जिससे किडनी फेलियर या किडनी इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इवन मैं अपने एक्सपीरियंस में बताऊं तो मेरे को एक ऐसा बंदा मिला जो पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा था, बहुत फिजिक वाइज बहुत हेल्दी था लड़का उस वक्त। लड़के की एज भी 22-23 साल रही होगी, और उसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी थी। वो हॉस्पिटल में एडमिट था उस वक्त, उसका क्रेटाइनिन 16 था। बाय क्यूरियोसिटी मैंने उससे पूछा कि यार ऐसा क्या होगा कि तेरी किडनी फेल होगी, मतलब बाकी लोगों का समझ में आता है ना, उसे बीपी ना शुगर, और देखने में भी वो बंदा बहुत फिट लग रहा था। तो उसने बताया कि यार वो रनिंग करता था रोज़, सुबह सुबह मॉर्निंग में रनिंग करता था 3-4 घंटे, तो उसके सिर दर्द होता था, और वो उसने सिर दर्द की एक गोली खाना शुरू कर दिया, और सिर दर्द की गोली खाने से उसका सारा दिन सही निकलता था। अब क्या हुआ, जब वो रनिंग करता था, ये उसकी हैबिट हो गई, वो रोज़ एक सिर दर्द की गोली खा रहा है और रनिंग कर रहा है, रोज़ एक सिर दर्द की गोली खा रहा है, रनिंग कर रहा है। एक टाइम के बाद उसे रनिंग करने में जब ज़्यादा दिक्कतें महसूस होने लगी, तो डॉक्टर्स के पास गया। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो डॉक्टर्स ने बताया कि किडनी में इन्फेक्शन है, और किडनी में इन्फेक्शन कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, वो किसी को समझ में नहीं आया। मेडिसिन का उसने डॉक्टर्स को तब बताया नहीं था। उसके बाद वो एडमिट हुआ, और वो इन्फेक्शन बढ़ता ही चला गया, उस इन्फेक्शन पर कंट्रोल नहीं हुआ। एक टाइम ऐसा हुआ कि वो बिस्तर पे आ गया। अभी वो ट्रांसप्लांट के लिए था, उसकी फैमिली में कोई डोनर नहीं था ट्रांसप्लांट के लिए, तो वो अभी उसने कैडेवर में अपना फॉर्म लगाया हुआ था, और वो उस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट था। तो ऐसे ऐसे केसेस भी होते हैं यार। आप ओवरडोज करोगे, किडनी पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब किडनी तो कहीं ना कहीं गई। जो किडनी इन्फेक्शन होता है ना, उसे भी हमें समझने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है हर एक किडनी इन्फेक्शन जो है किडनी फेलियर ही बनेगा। कि नॉर्मली किडनी फेलियर भी 2 तरह का होता है, एक्यूट और एक क्रॉनिकल। तो एक्यूट वाला जो होता है ना, वो ट्रीटेबल है। मतलब आपका जब नॉर्मली इन्फेक्शन होता है, इनिशियल एज में पता चल जाए, क्रेटाइनिन भी 2, 2.5, 3, 4 तक है, तो ज़रूरी नहीं है वो आपका सीकेडी है। सीकेडी और एकेडी ट्रीटेबल होता है, सीकेडी ट्रीटेबल नहीं होता। एकेडी वापस रिकवर किया जा सकता है किडनी को, सीकेडी में वो 1 वे रोड है। अगर एक बार सीकेडी हुआ तो वो ख़त्म, फिर आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कोई कुछ भी बोलता रहे, सीकेडी ट्रीट नहीं हो सकता विदाउट एनी डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। ये जो आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी ना, जिन्होंने बहुत सारी वीडियोस में डाला हुआ है कि किसी का क्रेटाइनिन 10 हो गया, किसी का 12 हो गया, हम 7 दिनों के अंदर उसे 3 लिया है, 4 लिया है। यार उनका भी एक अलग रीज़न होता है, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, पर आपको उनकी कंडीशन समझने की ज़रूरत है। हर एक किडनी इन्फेक्शन अलग टाइप का होता है। उनका किडनी इन्फेक्शन क्या था, पहले आप उसे समझो, उसके बाद फिर मेरे हिसाब से आपको अपने आप को उनके साथ रखना चाहिए। मैंने भी गलती की थी, मैंने भी वो वीडियोस देखी, मैं उन लोगों के पास गया, पर मैंने अच्छा काम ये किया कि मैं पेशेंट से भी मिला। मैंने उनसे कहा ट्रीटमेंट कराने से पहले मैं आपके पेशेंट से मिलूँगा, मेरे को पेशेंट से बात करनी है। जब पेशेंट से बात की, जब उसके वो पेपर्स वगैरह देखे, तो समझ में आया जो उसका इन्फेक्शन था वो क्रिस्टल्स की वजह से था, स्टोन्स। जो किडनी में स्टोन होता है उससे भी क्रेटाइनिन बढ़ जाता है, आपका किडनी काम करना बंद कर देती है, किडनी को शॉक लगता है, किडनी एक साथ अपने आप को शट डाउन कर लेती है थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद दोबारा रिवाइव करती है, पर उसे टाइम लगता है। तो जब वो शट डाउन कर लेती है तो एक साथ बॉडी में टॉक्सिक्स बढ़ते हैं और पॉइजन बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर मैं मेडिकल लैंग्वेज में बोलूँ तो क्रेटाइनिन, यूरिया,
सोडियम पोटेशियम ये सब बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो आपके वाइटल्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। पर वो ट्रीट किए जा सकते हैं। वो स्टोन हटा दोगे, किडनी का नॉर्मल फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा धीमे धीमे, थोड़ी सी मेडिसिन और स्टेरॉइड से उसको नॉर्मल लाया जा सकता है। अगर आपका AKD है और आपका किडनी इन्फेक्शन है, तो आपको सबसे पहले पता लगाना है कि वो इन्फेक्शन है क्यों। आप सबसे पहले फोकस उसी पे करो कि वो इन्फेक्शन हुआ क्यों है। एक बार आपको ये पता लग जाए कि इन्फेक्शन हुआ क्यों है, तो उसे ट्रीट भी किया जा सकता है। तो हो सकता है आपके क्रिस्टल्स हों, हो सकता है आपके स्टोन हों, ट्रीटेबल है। हो सकता है आपका नॉर्मली किसी खाने पीने की वजह से इन्फेक्शन हो गया, वो ट्रीटेबल है। अगर आपका क्रॉनिकल किडनी डिजीज़ है, डॉक्टर बताता है आपके क्रॉनिकल किडनी डिजीज़ है, तो वो ट्रीटेबल नहीं है यार, वो वन वे रोड है। मैंने भी 2 साल बहुत कोशिश की है, मैं बहुत आयुर्वेदिक, बहुत हकीम और दुनिया भर की इधर उधर दवाई में, इवन उत्तर प्रदेश तक गया, मैंने हर हफ्ते ट्रीटमेंट कराया वहाँ से, हर चीज़ ट्राई की है यार, पर क्रॉनिकल ये CKD कभी भी रिकवर नहीं करती है। आपको जो लोग बोल रहे हैं कि CKD रिकवर करती है, भाई मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं कि मेरी रिकवर की हो। मैंने बहुत कोशिश की है, हो सकता है आपका लक अच्छा हो और आपके रिकवर कर जाए, वैसे रिकवर करती ही नहीं है ये लक लुक, इन केसेस में नहीं चलता यार। आप उस चीज़ को थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। आयुर्वेदिक वगैरह जो चीज़ें हैं आपको ताकत देती हैं, पर आपके पास टाइम होना चाहिए ना उतना। अगर आपका क्रेटिनाइन इतना बढ़ गया है, देखो नॉर्मली क्या होता है, जो किडनी फेलियर है ना वो बहुत धीमे धीमे काम करता है, स्लो प्रोसेस है बहुत। नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि जब बॉडी में वाइटल्स वगैरह हिलना शुरू होते हैं, सोडियम पोटेशियम यूरिया, ब्लड यूरिया, ये सब हिलना शुरू होते हैं किडनी फेलियर में, ये किडनी इन्फेक्शन में। लॉन्ग टर्म में ये बाकी के ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे आपको बाकी के ऑर्गन, हार्ट हो गया, सबसे ज़्यादा हार्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हार्ट फेल हो गया यार तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो किडनी फेलियर जो है वो स्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं है जैसे हार्ट फेलियर की तरह आपका हार्ट फेल हुआ और आप सीधा एडमिट हो गए और आपका ट्रीटमेंट होना शुरू हो गया। कई केसेस में तो किडनी फेलियर स्टेज 4 और स्टेज 5 पे जाके पता चलता है। आपको लग रहा होता है कि नॉर्मल कमजोरी है, फटीग फील हो रही है, थकावट फील हो रही है, आप नहीं टेस्ट कराते। हम लोगों की आदत है ना यार, अरे ठीक हो जाएगा यार, आजकल इन्फेक्शन वैसे भी मार्केट में इतने ज़्यादा हैं, तो हम लोगों की आदत है, हम लोग नहीं टेस्ट कराते। तो CKD भी बहुत, मतलब ये किडनी इन्फेक्शंस भी बहुत टाइप के होते हैं यार। मतलब आपका अगर किडनी इन्फेक्शन है और आपका वो नहीं पता चल रहा है, बाकी के ऑर्गन्स पे भी इम्पैक्ट डालेगा। आप जितना डिले करोगे उतना ऑर्गन्स से इम्पैक्ट पड़ेगा। एक बार अगर बाकी के ऑर्गन भी किडनी के साथ चले गए, लेट्स से कि आपका लिवर या फिर आपका हार्ट इम्पैक्ट हो गया, तो आपकी कंडीशन वर्स्ट हो जाएगी। आपको ट्रीट करने से, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी सर्जरी है, उसको करने के लिए आपके बाकी के सारे ऑर्गन्स फिट कंडीशन में होने चाहिए। वो उस कंडीशन में होने चाहिए कि वो ट्रांसप्लांट के प्रोसेस को झेल सकें। अगर आपके बाकी के ऑर्गन्स ही उस कंडीशन में नहीं है, तो आपका शायद किडनी ट्रांसप्लांट भी, समझ रहे हो ना मेरी बात को, आपके बाकी के ऑर्गन्स भी बहुत सही कंडीशन में होने चाहिए। अच्छा, जो सिम्टम्स हैं किडनी इन्फेक्शन के पता कैसे चलता है कि किडनी इन्फेक्शन हो भी रहा है, आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो पहला तो BP हो गया। अगर BP इंस्टेंट बढ़ रहा है, चेस्ट पेन वगैरह कुछ हो रहा है, आपको ध्यान देना चाहिए, आपको टेस्ट कराने चाहिए। डायबिटीज़ आपको है तो आपको टेस्ट तो नॉर्मली कराते ही रहना चाहिए। डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल में नहीं है, आप मेडिसिन ले रहे हो, आप इंसुलिन ले रहे हो, या फिर आपने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल किया हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है। डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी, आपको कोई टेंशन नहीं है। पर अगर डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको टेस्ट कराते रहने चाहिए। आपने बहुत सारी मेडिसिन ली हैं, आप कोई ऐसी बीमारी रही है जिसमें आपने बहुत सारी मेडिसिन ली हैं, कंज्यूम की हैं, एंटीबायोटिक कंज्यूम की हैं, तो यार एक टेस्ट कराने में कुछ हर्ज नहीं है यार। एक आजकल टेस्ट वैसे भी बहुत अफोर्डेबल हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे लैब हैं जो कि घर बैठे बैठे टेस्ट करा के जाते हैं। 1000, 2000, 3000 रुपये कोई मायने भी नहीं रखते यार। इतने बड़े इन्फेक्शन से बचने के लिए अगर आप 6-7 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में 1000-2000 रुपये खर्च भी कर देते, तो मेरे हिसाब से यार इतना कोई टेंशन वाली बात है नहीं। आपको टेस्ट कराते रहने चाहिए। जैसे जो सिम्टम्स होते हैं, अर्ली सिम्टम्स मैं आपको बताता हूँ क्या होते क्या हैं। आँखों में स्वेलिंग आना भी एक सिम्टम है, आपका पैरों में स्वेलिंग आना भी एक सिम्टम है। आपका नॉर्मली क्या होता है, आँखों में और पैरों में स्वेलिंग आती है, पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, फटीग फील होती है, थकावट फील होती है। हर वक्त आपकी बॉडी को ऐसा लगता है कि आप कुछ तो है, आपको फील होता है कि कमजोरी है, आप फील करना शुरू करते हो उस चीज़ को। मतलब हर वक्त एक फटीग सी फील होती है, आप बहुत जल्दी थक जाते हो, आपके पैरों में हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है, आपके मुंह में से एक बदबू आना शुरू होती है। वो यूरिया जब बढ़ता है बॉडी के अंदर, ब्लड यूरिया बढ़ता है, तो एक मुंह में से एक बदबू आना शुरू होती है। वो बड़ी गंदी बदबू होती है, मतलब यूरिन की सी बदबू होती है, काइंड ऑफ यूरिन की सी बदबू होती है।
आपके हाथों के जॉइंट्स में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, कभी कभार आपके हाथों के जॉइंट्स में दर्द होता है। लेग्स में लेग्स के जैसे पैरों की उंगलियां हैं उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, पंजे में पूरे में स्वेलिंग आ जाती है। जो लास्ट स्टेज टाइप का है उसमें क्या होता है कि बॉडी यूरिन का जो फ्लो है ना वो कम हो जाता है धीमे धीमे, और वो धीमे धीमे यूरिन कम होना शुरू हो जाता है। लेट्स से कि आप अगर दिन में 3 लीटर पानी पी रहे हो तो आपका यूरिन पहले 2.5, फिर 2, फिर 1.5 और फिर 1 लीटर, ऐसे धीमे 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 उसका जो आउटपुट है वो कम हो जाता है। मतलब बॉडी आपका जो है वाटर रिटेन करना शुरू कर देती है। जो वाटर रिटेन है सबसे ज़्यादा आपका फील होता है पैरों पे। आपके पैर मोटे होना शुरू हो जाते हैं, आपके पैर स्वेल करना शुरू हो जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि अगर आप अपने पैरों को पिंच करोगे ना, आप अपने पैरों को दबाओगे तो वो वापस अपने बैक कंडीशन में नहीं आते। मतलब आपकी बॉडी वाटर रिटेन कर चुकी है, बॉडी वाटर रिटेन कर चुकी है, आपका इन्फेक्शन अच्छा खासा हो चुका है, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर बॉडी में वाटर लेवल बढ़ता ही चला जाएगा, वेट बढ़ता चला जाएगा, वेट मतलब आपको शायद चलने फिरने में भी दिक्कत हो जाएगी, जो मेरे को हुई थी एक टाइम पे। ये जो है ये किडनी इन्फेक्शन है, जिससे आपको पता चलता है कि किडनी इन्फेक्शन होता है। ये था आपका एक्यूट और क्रॉनिकल किडनी डिजीज़, दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ट्रांसप्लांट ही क्यों चूज़ किया। डायलिसिस, लोग बताते हैं कि डायलिसिस पे, आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि डायलिसिस पे किसी ने 10 साल निकाल दिया, 10 साल तक वो डायलिसिस पे रहा, किसी ने 6 साल तक डायलिसिस पे रहा, कोई 4 साल तक डायलिसिस पे रहा, कोई 20 साल से डायलिसिस ही करा रहा है। आपने बहुत लोगों से सुना होगा। तो मैं डायलिसिस पे क्यों नहीं गया, मैंने ट्रांसप्लांट क्यों चूज़ किया, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।